नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस में जो एनसीईआरटी है क्लास 7th की, उसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे, यानी कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो है वो मैंने डाल दिया हुआ है, फ्री में है, आप जाइए आराम से देखिए, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे। उसके बाद से देखिए, इसमें मैंने टोटल चैप्टर्स जो बताए थे वो बताए थे कि टोटल 9 चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी क्या है वो सारी चीज़ें पढ़ी। सेकेंड चैप्टर में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे, जिसमें जो अभी जो है वो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ पढ़ेंगे। थर्ड जो है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो ये जो 2 यूनिट है, इसमें सेकेंड यूनिट में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। तो आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले जो इक्वालिटी हम लोग ने पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, देन फेजेस ऑफ इक्वालिटी क्या है, चैलेंजेस ऑफ इक्वालिटी क्या है, क्या सिविल राइट्स मूवमेंट हुए थे 1964 के। ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। जिन बच्चों ने नहीं वीडियो देखा है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए, सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ जाएंगे। वी हैव एनफ टाइम सो वी कैन study thoroughly and we will revise all and each and everything when there will be exam. Okay, तो सेकेंड चैप्टर में अब देखिए, सेकेंड चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कितने काइंड्स ऑफ जो होता है वो हेल्थ फैसिलिटी होती है, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी क्या है, उसके बाद से प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी क्या है, कौन बेटर है, कौन अच्छा है, कौन किसका ज़्यादा कॉस्ट होता है, ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक और है कहानी के माध्यम से एक फिगर पढ़ेंगे, देन लास्ट में ग्लॉसरी पे आ जाएंगे। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है। ये तो कोई भी इस चीज़ से अभी अनजान नहीं है कि कितनी बड़ी भूमिका है स्वास्थ्य में सरकार की। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कितने लोग, आज मंदिर के भी दरवाजे आज बंद है, लेकिन आज अस्पताल के दरवाजे बंद नहीं है। आज अस्पताल के दरवाजे हमेशा के लिए हर टाइम 24/7/365 खुले हैं, यानी कि आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हॉस्पिटल है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हेल्थ है। और अगर हॉस्पिटल्स नहीं होते तो सोचिए कितने लोग अभी रिकवर कर चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव के जो पेशेंट्स हैं, बहुत लोग जो हैं, बहुत की डेथ भी हुई है, बट मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट है वो रिकवर हुए हैं। कुछ बहुत लोग रोज रोज कुछ ना कुछ पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। सो ये कंसर्न जो है गवर्नमेंट का रिगार्डिंग हेल्थ, ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इस में किया हुआ है। अब देखिए, इसमें तो कुछ खास नहीं दिया हुआ था, इसमें यही दिया हुआ है कि क्या जो है डेमोक्रेसी, जो पीपल है वो गवर्नमेंट को एक्सपेक्ट करती है कि वो हमेशा क्या करे, अच्छे अच्छे काम करे। सी पॉलिटिकल साइंस में हमें चैप्टर का एक एक लाइन नहीं पढ़ना है, मैं उसको समराइज करूंगी, आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से मोस्टली क्या पूछता है कि इक्वालिटी क्या है, देन ग्लॉसरी वर्ड्स पूछता है। तो ये सारी स्टोरीज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग सुनिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड डोंट बी पैनिक एंड कि मैम ने इस पे जो एग्जैक्टली लाइन लिखी है, शी डिडंट रीड, तो क्या हुआ, ये ऐसे नहीं आ रहा है वैसे। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो इसमें यही हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे जो है जितने भी जो गवर्नमेंट है वो क्या प्रोवाइड कराती है, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें हैं। और ये कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ हेल्थ, मतलब कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में अनेक प्रकार से हम सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से जो है मुक्त रहना। इसका मतलब ही तो स्वास्थ्य है, यानी कि लिखा हुआ है कि हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजुरीज। बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट डिसीज, बट जो हेल्थ है, इवन WHO ने भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, यानी कि बस आप अगर कुछ किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसका नहीं पीड़ित है तो इट डजंट मीन कि आप हेल्दी हैं। ओके, क्योंकि उसने जो हेल्थ की कैटेगराइजेशन की है वो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ है और इमोशनल हेल्थ है। वो सारे अगर आप चीज़ों से हेल्दी हो, देन यू विल बी कंसीडर्ड एज अ हेल्दी पर्सन। तो ये WHO की डेफिनेशन दी हुई थी। उसके बाद से देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी को, एग्जाम्पल में हम लोग ले लें कि किसी को पीने का जो पानी है वो साफ नहीं मिल पा रहा है, वो भी, या फिर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या वो हेल्दी कहलाएगा। या फिर अगर दूसरे बात में देखा जाए कि अगर पीपल हैं जिन्हें एडिक्वेट फूड नहीं मिल रहा है खाने के लिए, या फिर उन्हें एक ऐसी जगह पे रहना पड़ रहा है जहाँ पे वो बीमार हो जाए, तो क्या उस इंसान को, इस एनवायरनमेंट को हेल्दी कहा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक हेल्थ के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है कि हम लोग जितने भी लोग हैं वो हमेशा एक्टिव, गुड स्पिरिट्स में रहना चाहते हैं, गुड स्पिरिट्स में अपने काम भी करना चाहते हैं, अच्छे माहौल में काम करना चाहते हैं। बट क्या होता है कभी कभी कि जो हेल्दी नहीं होता है या फिर डल होता है, इनएक्टिव होता है, वो बहुत ज़्यादा
इनएक्शियस नहीं होता है तो वो लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम में आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो हम लोग ने इसमें कॉन्सेप्ट में पढ़े। उसके बाद से देखिए इसमें क्या लिखा हो कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, जो भी भारत में स्वास्थ्य सेवाएं है वो कैसी है, उसका जो है एक तरह से रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है और कंपैरिजन किया गया है। उसके बाद से देखिए क्या आप इन स्तंभों को कोई जो शीर्षक है दे सकते हैं, यानी आइए पढ़ते हैं कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड द सेकंड कॉलम। तो 2 कॉलम बनाए हुए हैं, उसमें भारत में जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके बारे में दिया गया है। देखिए लिखा हुआ है कि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की जो सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में संख्या बढ़ के कितनी हो गई भाई, 23,583 हो गई। एक्चुअली मुझे उतने टर्म्स जो वर्ड नंबर में नहीं होते, इसलिए दैट्स द नंबर किस में है, नंबर इंक्रीज करके कितना कर देगा, 23,583 हो गया। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज करने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। उसके बाद से भारत विश्व का दवाइयों निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। देन भारत के अधिकांश, मतलब कि जो जितने भी गुड एंड गुड एक फ्रेज है, वहीं ये इसमें बॉक्स में बता रहा है कि क्या क्या भारत की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बता रहा है। बट क्या बोलते हैं कि हर एक चीज का, हर एक पहलू का जरूर, हर एक पहलू के हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट का भी कुछ प्रॉन्स होता है, कुछ कॉन्स होता है, कुछ अच्छे बातें भी होती हैं और कुछ वो भी बातें होती हैं जो अपोजिशन में होती हैं, क्योंकि पार्टी भी तो अपोजिशन में भी रूल करती है और कुछ जो रूलिंग पार्टी है। तो वैसे ही इस कॉन्सेप्ट में भी बात है। अब देखिए पढ़ते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे कि भारत में प्राय यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। ऊपर दिए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आपको इसे सही मानते हैं, चर्चा कीजिए। क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने कॉलम पढ़ा उसी कॉलम में ये सारी चीजें पढ़ी, तो वो ये बदल रहा है कि इस पर डिस्कस करिए कि क्या हो सकता है। उसके बाद से इधर आइए, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयां व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए तो इंडिया को डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है, ना कि डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी उसमें जो विकास की दर है वो बहुत ज्यादा धीरे है और इसमें अभी बहुत विकास करने की जरूरत है। आज भी अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसका अगर वो बहुत नॉर्मल फैमिली से है तो इट्स नॉट पॉसिबल ही मे अफोर्ड टू फॉरेन ट्रीटमेंट, तो वो क्या करता है, यहाँ का ट्रीटमेंट होता है और यहाँ का ट्रीटमेंट में भी ऐसा होता है कि वो प्रोलॉन्ग चलता है, बट वो जो पेशेंट है वो नहीं बच पाता है। और अगर कोई हीरो हीरोइंस अगर इस डिसीज से होते हैं तो वो कैंसर से उनके पास इतना पैसा है, मीन्स कि दे हैव द इनफ मनी टू इन्वेस्ट इन देयर हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज भी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सरकार को स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सर्विस करने की, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स की, इंस्ट्रूमेंट्स की, इन सारी चीज़ों की। इसके बाद से देखिए आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है। और इस बात से कौन अनजान है, अनभिज्ञ है कि सरकारी अस्पताल का क्या हाल है। आप सबको पता है कि सरकारी अस्पताल सबने लाइफ में अपने अपने लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर गए होंगे। तो उसमें जो सरकारी अस्पताल में वो जो लाइन लगाना है, वो जो धक्कम धुक्की होती है पर्ची कटवाने की, उसके बाद से डॉक्टर देखेंगे, डॉक्टर कब आएंगे, टाइम कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और एक मिडिल क्लास फैमिली को जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ के बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आज जो दशा है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। और
ऐसा बात नहीं है कि इस बात से ना करा जा सकता है कि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दशा बेकार है, कुछ की अच्छी है और कुछ की बेकार है। तो वहीं देखिए लिखा हुआ है कि भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँव में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है। मान लीजिए आज जो है ये अगर ये स्टोरी है, इस स्टोरी के माध्यम से पढ़ते हैं। और एक और इसमें स्टोरी थी जो अमन की थी, जो बेचारा बीमार पड़ जाता है तो उसके पापा जो है सरकारी अस्पताल में उसे लेके जाते हैं। वो बहुत लंबी लाइन में खड़ा होता है। फिर उसका एक दोस्त होता है जो बहुत अच्छी फैमिली से होता है, वेल टू डू फैमिली से होता है। तो वो बताता है कि मेरे पापा जो है मुझे बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में लेके गए थे, प्राइवेट, और मैंने बहुत अच्छा चेकअप, मेरा सब कुछ हुआ और फिर मुझे दवाइयाँ मिल गई। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि जो एफोर्ड, जिनके पास पैसा है वो कहीं भी खर्च कर सकते हैं, प्राइवेट में, गवर्नमेंट, मीन्स दे हैव द ऑप्शन। बट दोज हु आर वेरी पुअर, दे डोंट हैव द ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन private as well as public. They may have only and only option or route that is in गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये देखिए जो है हकीम शेख की कहानी है कि हकीम शेख पश्चिम बंग जो है खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहार मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोट आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती कराने से मना कर दिया गया क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था। देखिए क्या दुर्दशा है। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत सारे पैसे खर्च किए। जिन अस्पतालों में उन्हें भर्ती कराने से इनकार कर दिया गया, उन्हें जो है उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हकीम शेख एवं मुकदमा जो है उन्होंने दर्ज कर दिया। तो ये तो स्टोरी है, ये जो है ये क्या जो है हम लोगों ने हकीम शेख की स्टोरी पढ़ी कि उन्हें उसमें अस्पताल में भर्ती नहीं करा गया। अब देखिए दो प्रकार की गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। तो यही बोल रहा है कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। तो उपयुक्त कहानी से हम लोग पढ़े, अमन की भी स्टोरी पढ़ ली, हकीम शेख की भी स्टोरी पढ़ ली। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या क्या है। तो देखिए अब देखिए पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या क्या है ये बोल दे रही हूँ मैं। तो इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि सबको पता है कि क्या क्या है। यहाँ पे देखिए पीएससी है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो क्या करता है कि ये छोटे गांव में होते हैं, वो क्या प्रोवाइड करता है कि ये रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में, सच सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन रूरल एरियाज। जितने भी रूरल एरियाज में छोटे छोटे गांव हैं उसमें पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और उसका सुपरविजन कौन करता है, हेल्थ सेंटर्स करते हैं। देन लार्ज सिटीज हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वन वेयर अमन वाज टेकन। और लार्ज सिटीज में क्या है, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे जो है हम लोग अमन को जो है उसको उसके पेरेंट्स उसको लेके गए थे। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है कि जो हेल्थ सर्विस है उसको पब्लिक किस नाम से बोला गया। देखिए सेवा के कारणों से, देखिए इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की जो है वचनबद्धता को पूरा करने के लिए वह अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं, यानी कि ये सबके लिए है, तो इसीलिए इसको पब्लिक कहा गया है। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। अब किस फॉर्म में, अब उसका ये बोल रहा है कि वो भी कहाँ से होता है, जब हम टैक्स को पे करते हैं तो जो पब्लिक से ही इसका एक्सपेंडिचर होता है। तो ये सारी चीज है। उसके बाद से देखिए, अब देखिए अच्छी चीज थी कि हमें तब गवर्नमेंट को जो है क्यों पे करना चाहिए अपना टैक्स, वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। लिखा हुआ है कि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिसमें सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं में सभी नागरिकों को लाभ होता है। अन्यथा इन सेवाओं की जो व्यवस्था है स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। करों से ही कुछ जो विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, सामाजिक कल्याण हो गया, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है।
लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष, परमाणु एवं जो भी संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। इवन हम लोग ने अभी कोरोना वायरस में भी सभी लोग ने, जितने भी गवर्नमेंट है एज वेल एज जो प्राइवेट सेक्टर्स में जितने भी लोग हैं, उन सब ने अपना थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सके कंट्रीब्यूशन किया है। ये क्यों किया गया? ताकि जितने भी लोग हैं इतने बड़े पेंडेमिक में, इसमें सभी लोग जो है जो प्रॉन हैं टू कोरोना वो बच जाए। तो इसीलिए ये एक छोटा सा जो है फंड रेज किया गया था। गवर्नमेंट ने तो किया ही था, हम गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर्स है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उन सब ने किया था। तो ये छोटे छोटे जो है इनिशिएटिव लिए गए थे। उसके बाद से देखिए इसमें भी कुछ स्टोरी टाइप सा दिया हुआ है कि गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को दवाई देती एक डॉक्टर है। तो ये तो पीएचसी की बात कर रहा है। दूसरी चीज़ देखिए लिखा हुआ है कि आज भी इतना पैसा होने के बावजूद भी और इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद भी ऐसे तमाम गाँव हैं जहाँ पे छोटे बच्चे जो नवजात शिशु हैं वो बहुत मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं होने की वजह से, अच्छे डॉक्टर नहीं होने से, फैसिलिटी नहीं होने की वजह से इन्फेंसी में ही मर जाते हैं। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है कि उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्रित ना होने दे। हकीम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? हाँ, तो आइए जानते हैं। हमारे संविधान के अनुसार दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं जो प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। प्राइमरी उसकी ड्यूटी है सरकार की। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन की अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा है कि हकीम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो उसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने ये कहा कि ये सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य जो है सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो, यानी अगर इमरजेंसी भी हो तो वो भी दिया जा सके। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तो इस तरीके से बोला गया कि सरकार का क्या निर्णय था जब उन्होंने फाइल जो है केस किया था हकीम शेख ने। अब देखिए निजी स्वास्थ्य सेवा यानी कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। सी, ये बात जो है ये छुपी नहीं है कि आज सबसे अच्छा फंक्शनिंग कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं। येट दे आर वेरी कॉस्टली, बट वो कॉस्टली है इसीलिए वो इतने अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। उसके बाद से आइए देखते भी हैं। इसमें लिखा हुआ कि हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपनी निजी दवाखाना चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसे दुकानें भी हैं जहां से हम दवाई खरीद सकते हैं। सी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी क्या है, फैसिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। नो, दे आर MBBS क्वालिफाइड, वो तो बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम है, जिससे कि कुछ भी नहीं हो सकता है। इवन बहुत हॉस्पिटल्स में तो जो है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आप देख लीजिए, वहाँ पे जो है एक्सरे नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जाओगे तो वो बोलेंगे कि आप जाइए प्राइवेट में करा के आइए। ये सारी प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी है। तो आप किसे प्रेफर करते हो फिर? आज कितनी सारी डिलीवरी केसेस होती है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फेल हो जाती हैं। वो टाइम पे उन्हें या तो नर्स नहीं मिल पाती हैं या फिर टाइम पे ऑपरेशन नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ों को इंसान, अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन जाती है तो वो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके, अगर वो गरीब भी रहती है फिर भी वो कोशिश करती है कि वो अच्छे हॉस्पिटल में जाए, ताकि जो बच्चा है और वो बहुत ही स्वस्थ हो और बहुत अच्छे तरीके से मतलब जो भी प्रोसेस है वो हो जाए। उसके बाद से देखिए आगे लिखा हुआ है कि जैसा कि ये देखिए दिल्ली का एक हॉस्पिटल है, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल। तो ये देखिए कितना साफ सुथरा है। लिखा हुआ है कि ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का ये जो कमरा है ये कहाँ का है? दिल्ली की बात की जा रही है। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, आज किसी को मोतियाबिंद भी हो जाए तो वो भी सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज ना करवाए, क्योंकि उसे लगता है कि मोतियाबिंद से तो नहीं मरेगा, लेकिन वहाँ के उसके गलत इलाज से मर सकता है, या फिर इलाज में ही कुछ दिक्कत आ जाएगी तो मर जाएगी। तो इतना खौफ है आज एक सरकारी अस्पताल को लेके। लिखा हुआ है कि जैसे कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई
देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां, अस्पताल भी चलाई जाती हैं। ये देखिए, निजी स्वास्थ्य सेवाओं से और जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से मुझे याद आया, आप लोग ज़रूर एक मनोज वाजपेयी की ट्रैफिक मूवी है, वो ज़रूर देखेगा। वो भी हॉस्पिटल पे बेस्ड है और वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, मनोज वाजपेयी की ट्रैफिक मूवी है, ज़रूर देखिएगा। उसके बाद से देखिए, लिखा हुआ है कि कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने से दवाइयों की दुकानें जो है देखी जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें, सी हेल्थ नहीं रहेगा। हेल्थ जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा ही एक जो है बेस का काम करता है। जो भी हेल्दी नहीं होगा वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर स्टूडेंट की बात करें, एम्प्लॉयज़ की बात करें, तो ये सभी को हेल्दी होना ज़रूर पड़ेगा। तो इस पे जो है इन्वेस्टमेंट भी उतना ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद से देखिए, लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद से आते हैं इस बॉक्स पे, लिखा हुआ है सर्किल पे, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह जो है युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। यानी कि ये बोल रहा है कि जेनेरिक नेम में, ताकि सारी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो सके। और ये उसके बाद से आइए पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं और इसीलिए तब परिवार में बीमारी होती है और उन्हें ऋण लेना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक पहलू से दूसरा पहलू जुड़ा हुआ है। आप जो है किसी बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित है तो आप सरकारी अस्पताल में तो नहीं जा सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा चार्ज है कि आपको उसके इलाज के लिए अब आप जो है आपको ऋण लेना ही पड़ेगा। मीन्स यू विल बी इंडेप्टेड टू टेक लोन। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से देखिए, लिखा हुआ है कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्य को जो है प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके से उपलब्ध जो दवाइयाँ उन्हें महंगी कर देते हैं। तो ये तो उसका प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें हैं, निजी का भी है सार्वजनिक का, तो वो बता रहा था। उसके बाद से देखिए आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि तथ्य है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। बिल्कुल करते हैं। एक अध्ययन में ये पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसा उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। उसके बाद से देखिए, लिखा हुआ है कि गरीब लोगों के लिए परिवार में एक बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। आज सिर्फ हम पन्ने पे अगर इस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, तो ये पन्ने पे नहीं, जो उस गरीबी से जूझ रहा है, कोई भी गरीब हो सकता है, क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं कि सब सारे जो बीमारी है उन सबके इलाज के लिए अफोर्ड कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं। तो ये सारे बच्चे समझ जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को समझिए। ये मत सोचिए कि किताब में एक लाइन लिखी है, ये उसको दिल से समझिए, आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है गरीब लोगों के लिए। उसके बाद से इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते हैं जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत जो आवश्यकताएं, जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसके लिए उन्हें बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। आप बताइए, आज गाँव में भी हर गाँव में RO का पानी अवेलेबल है। क्या वो फ्री में अवेलेबल है? नहीं। आज भी 20 लीटर का जो RO का पानी है वहीं ले सकता है जो उसको अफोर्ड कर सकता है। जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है वो नल का पानी पीता है और नल के पानी में इतनी ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं कि वो बीमार हो जाते हैं। तो ये सारे कारण है। एक से हर एक जो तथ्य है वो एक पहलू से दूसरे पहलू से जुड़ा हुआ है और इसकी वजह से जो भी सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो प्रॉन टू इलनेस होगा, यानी वो बीमार ज़रूर पड़ेगा। उसके बाद से देखिए, लिखा हुआ है कि क्या किया जा सकता है। अब ये भी क्वेश्चन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की जो दशा है अच्छी नहीं है। ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाएं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है।
इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, ये सस्टेनेबल गोल की सतत विकास लक्ष्य, तो उसका तीसरा लक्ष्य क्या है? उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अच्छा, आप सोचिए, एक एग्जांपल से सोचिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस जो है ये पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस है। और तो आप जो है ये सोचिए, अगर कोई बीमार रहता है तो वो कितना पढ़ पाता है? नहीं पढ़ पाता है। अगर किसी का सर दर्द करता है तो वो कितना पढ़ पाता है? दिन भर में नहीं पढ़ पाता है। तो कोई अगर 365 दिन बीमार हो तो वो कैसे पढ़ पाएगा? आपको लक्ष्मी अग्रवाल की स्टोरी याद है, जिन पे एसिड अटैक हुआ था? वो 12th में भी अभी नहीं पढ़ती थी, आई थिंक वो 10th पास थी। बहुत बच्चों ने देखा होगा छपाक मूवी, तभी उन पे एसिड अटैक हो जाता है। तो वो कभी पढ़ने की हिम्मत ही नहीं करती हैं। 12th पास करती हैं, वो भी डिस्टेंस से करती हैं। तो वो बताइए कि कितना कष्टकारी है। तो ये भी तो एक हेल्थ के ही अंदर आता है कि आप एसिड अटैक हो जा रहा है या फिर कुछ भी हो जा रहा है, तो सारी चीज़ें हेल्थ के अंदर थे। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप अपने डे टू डे लाइफ को भी नहीं चला सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, इसमें कुछ केस स्टडी भी दिया है जिसमें केरल का अनुभव दिया हुआ है, मैप भी दिया, आपको समझ में भी आ जाएगा कि केरल है कहाँ, उसकी राजधानी क्या है, क्या उसका करंट सिचुएशन है, ये सारी चीज़। आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। कितना? 40%। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित जो व्यवस्था है सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण, स्वास्थ्य की जांच की गई और स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। उसके बाद से है लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो आप इस पे भी लॉग इन करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ सकते हैं। आज देखिए, अगर सबके पास पैसा है, सबने अगर देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो हम लोग बुकिश नॉलेज में ना जाके डे टू डे लाइफ से अगर हम कोरिलेट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज सोनू सूद ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया कोरोना वायरस में, सब बच्चे जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने बहुत ले नहीं, क्योंकि बहुत का तो वो ये हुआ ही नहीं कि, बट जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, क्रिकेटर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है, पॉलिटिशियंस ने भी, तो उसमें ज़्यादा रोल जो है हाईलाइट हुआ सोनू सूद ने, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा किया। हम लोग ने बहुत सारे मीडिया पे भी ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी। तो ये क्या है? कंट्रीब्यूशन है। तो सरकार का ही सिर्फ दायित्व नहीं है कि उस चीज़ों का वो उत्तरदायित्व उसका नहीं है। आप एक इंडिविजुअल का भी उत्तरदायित्व है कि वो अपने हेल्थ को लेके कितना कंसर्न है। इसके बाद से लिखा हुआ है कि कास्टीरिका का तरीका। लिखा हुआ है कि कास्टीरिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। किसको? कास्टीरिका को। ओके, इसका मुख्य कारण अगर किसी को माना जाएगा तो आप लोग क्या बोलेंगे? मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। लिखा हुआ इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वो अपने देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि कोस्टारिका की सरकार मानती है कि के देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसीलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें पढ़े थे, और जितना आप उन्हें सुविधा दोगे। अच्छा, आप बताइए, अगर आज जो है आरओ का पानी सबको फ्री में अवेलेबल होगा गांव में, क्योंकि बेसिकली मैं खुद गांव से हूँ तो मैं हर एक नज़ारे को समझ सकती हूँ, देख सकती हूँ। तो आज जो है वही अफोर्ड कर सकता है आरओ का पानी, जो पैसे है जिसके पास नहीं है वो आज भी नल का ही पानी पीता है, या फिर कई जगह पे कुओं का भी पानी पिया जाता है, या फिर उससे काम किया जा सकता है, या नल है। तो आप बताइए, इस रेनी सीजन में वो कितना ज़्यादा जो है प्रॉन टू इलनेस होगा, तो वो बीमार पड़ेगा ही या फिर उसकी फैमिली बीमार पड़ेगी।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, व्हाट इज द बेसिक ऑफ इट, is the clean water is supplied to each and every people? No, I don't think so that it is true. उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है कि संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि, सुनते रहिए ध्यान से, लिखा हुआ है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। देखिए ये संविधान में लिखा गया है, लेकिन क्या ये जो लिखा गया है वो पूरा अटेन हो पाया? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये पूरा अटेन हो पाया है। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ सतत विकास जो लक्ष्य है उसका क्या है कि जल और स्वच्छता, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसमें जो है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए, हर एक का गोल है। तो इससे पहले अभी हम लोग ने कुछ और पढ़ा गोल, अभी हम लोग ने कुछ और गोल पढ़ रहे हैं, तो इसके गोल्स जो है हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रही थी, क्या लिखा है संविधान में, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट्स द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। बट आप देख सकते हैं, मतलब ये तो आरनिक ही है कि ये क्या अभी सिचुएशन है। आइए शब्द संकलन पे पढ़ते हैं। सार्वजनिक का क्या मतलब होता है? लिखा हुआ है कि पब्लिक का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है कि वह सेवा या कार्य जो देश के सभी लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं और आदि शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं, और यदि स्वास्थ्य नहीं लिखा है, संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती हैं तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। तो ये सार्वजनिक। अब आप बताइए, जो एक उस कड़ी पे खड़ा जो मर रहा है और जो जी रहा है, और जिसे अगर ऑपरेशन नहीं उसे मिला, तो वो ये कब तक ये डिसाइड करेगा कि हम इस पे सवाल उठा सकते हैं? सवाल तो तब उठाएंगे जब हम जीवित रहेंगे, और जीवित तब हम रहेंगे जब हमें वो बेसिक फैसिलिटी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से निजी देखिए लिखा हुआ है, वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित। इवन आज भी बहुत सारे केस स्टडी हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो ये अगेंस्ट गवर्नमेंट चलते हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं, जो इसमें ये होता है कि कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा बस पैसे पे रखा और बाद में पेशेंट्स को बोल देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, कि नहीं आपका जो पेशेंट है वो नहीं बच सका। कितना पैसा लगता है और ऐसा हो जाता है। तो आज जो है मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स जो है वो प्राइवेटाइज्ड हैं, और जो अब गॉड जो डॉक्टर्स बोलते हैं ना, अब वो मोस्टली जो है उस गॉड की फॉर्म में ना होके अब उसको मनी माइंडेड बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद से देखिए चिकित्सा पर्यटक जो है, मेडिकल टूरिस्ट भी दिया हुआ था। आइए पढ़ते हैं। उसके बाद से क्या दिया हुआ है जी, कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप लोग को याद रहनी चाहिए। संचारणीय बीमारियां, ये वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यम से संचारित होते हैं, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि। तो ये सारे जो है कंटामिनेट करते हैं। कौन कौन? Communicable disease, these are the diseases that are spread from one person to another in many ways such as through water, food, air, etc. इसे कंटामिनेट करते हैं कि ये किस वे में? वाटर, फूड, एयर एक्सेट्रा। ओपीडी का मतलब क्या होता है? सभी बच्चे जानते हैं। लिखा हुआ है कि यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है। इसका मतलब कि दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। दिस इज वेयर पीपल आर फर्स्ट ब्रॉट इन एंड ट्रीटेड इन हॉस्पिटल विदाउट बीइंग एडमिटेड टू एनी स्पेशल वार्ड। तो ये सारी चीजें ओपीडी का ये मतलब हुआ। उसके बाद से देखिए नैतिक आचार का मतलब क्या होता है? यानी कि इथिक्स की बात कर रहा है। किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत ही नैतिक आचार है। उसके बाद से जेनेरिक नाम का मतलब क्या हुआ था कि दीज आर द केमिकल नेम्स ऑफ द ड्रग्स, दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इंग्रेडिएंट्स, दे आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। फॉर एग्जांपल एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड इज द जेनेरिक नेम ऑफ एस्पिरिन। तो सभी लोग एस्पिरिन जानते हैं, लेकिन उसका जेनेटिक जो नाम है, जेनेरिक नेम है, वो नहीं जानते हैं। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है। तो ये है भाई, ये सभी को नहीं जाना। जो डॉक्टर है या फिर जो दवाई लिख रहा है वो उसको जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो जैसे पैरासिटामॉल हो गया, एस्पिरिन हो गया, और कुछ दवाइयों के नाम हमें हमेशा याद रहते हैं। इनफैक्ट अगर जेनेरिक नेम नहीं भी याद होता, लेकिन बोला जा रहा है कि जब वो लोग लिखे तो वो जेनेरिक नेम ही लिखे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था जो हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़ लिया, भी जान भी लिया, वर्ड्स भी पढ़ लिया। तो ये चैप्टर मुझे पढ़ाते में ना खुशी ज़्यादा नहीं बल्कि दुख हो रहा है कि यार कितना ज़्यादा सिचुएशन जो है वो वर्स हो रही है। आज कोरोना में पता चल रहा है कि कितने हॉस्पिटल्स के जो है कितनी ज़्यादा डिमांड है, कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। एक हेल्थ जो है किसी कंट्री को कितना ज़्यादा झकझोर सकता है,
इसका जो है हम लोग डायरेक्ट इम्पैक्ट देख रहे हैं और आज भी केसेस बढ़े जा रहे हैं। कोई वैक्सीन जो है अभी तक उतना नहीं वर्क हुआ है कि नहीं एक आ गया है और इसको खा लीजिए अब आपको ऐसा नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा। इसका जो पोस्ट जो कोरोना पीरियड की जो बात की जा रही है वो क्या होगा, नोबडी नोज। तो बस यही था आज के चैप्टर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा सेशन लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बच्चों को शेयर कीजिए, कुछ आप लोग पढ़िए, रोज कुछ ना कुछ पढ़िए, ऐसे बैठ मत जाइए, क्योंकि आप लोग जब कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नए होंगे तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो एक बेल बटन होता है उसको हिट कर देंगे तो आपको जब भी मैं वीडियोस डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप प्लीज़, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किया वो कीजिए, जितना बच्चों को हो सके शेयर कीजिए ताकि सबको कॉन्सेप्ट समझ में आए। और बस